हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर है और जिसमें हम चैप्टर कवर करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी। तो जीओसी में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन नीट में आए हैं पिछले सालों में और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2019 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन पर नजर मारें तो ये केवल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए बोल रहा है। किसमें बच्चों? पेंट 2 इन और 4 आइन में। लिख देते हैं यहां पे पेंट 2 इन 4 आइन, है ना। अच्छा, अब देखो सबसे पहले बच्चों ध्यान क्या रखना है, पाई बॉन्ड पर ध्यान रखो ना, बस सिग्मा बॉन्ड पर मत रखो। तो अगर आपको बोला जाए कि पेंट 2 इन 4 आइन में टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो यहां पर बच्चों एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, आइन और इन। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होता है। टोटल कितने पाई बॉन्ड होंगे? 3 पाई। अब देखो ऑप्शन किस में 3 पाई आ रहा है, बस ये आंसर हो गया। तो फटाफट इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड आपको गिनने है नहीं, और गिनोगे तो 10 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। चलो दूसरा पूछ रहा है बच्चों, कंजुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड H2O NHF। अच्छा, किसी एसिड से आपको जो है बेस बनाना है तो आप इससे क्या करो, एक H निकाल दो तो ये इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कंजुगेट एसिड तो ये कंजुगेट बेस, तो H2 का OH और HF का क्या होगा, सेम कंसेप्ट हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा और F माइनस। तो F माइनस और OH इसके कॉन्जुगेट बेस होंगे H2O के और HF के। तो कहां ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला B1 से, ठीक है। अच्छा, 2018 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, sp2 sp2 sp sp, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है sp2, डबल बॉन्ड होगा बच्चों ना, तो sp2, ये भी sp2। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हर कार्बन sp होगा और ये कार्बन भी sp होगा, तो बी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है बच्चों, इसके दो तरीके सॉल्व करने के। देखो, पहला तरीका यह है कि बेंजीन रिंग पे ऊपर NO2 जुड़ा है, और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों नाइट्रोबेंजीन जो है मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहां पर देखो ये मेटा प्रोडक्ट बनने की कोशिश कर रहा है यहां पर, बाकी सब में ये पैरा है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। तो पहला दिमाग में तो ये आना चाहिए, जितने भी मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड होंगे या ग्रुप होंगे वो मेटा प्रोडक्ट को ही ज्यादा स्टेबल बनाएंगे। तो आंसर विल बी ए। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है, देखो बच्चों NO2 में प्लस चार्ज देखो कहां पर है, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है और एक बार यहां पर है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लस चार्ज है NO2 इस प्लस चार्ज को विड्रॉ करेगा, तो प्लस चार्ज बच्चों क्या होगा, सॉरी माइनस चार्ज को विड्रॉ करेगा, तो प्लस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा, यानी चार्ज बढ़ेगा। यहां पर भी सेम कंसेप्ट है, यहां पर भी चार्ज बढ़ेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों मेटा पर अगर हम देखें, अगर मेटा पर कोई ग्रुप अटैच होता है तो ये प्लस चार्ज पता कहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा और एक बार यहां जाएगा, यानी ये NO2 के बिल्कुल सामने कभी नहीं आएगा। और बच्चों अगर ये NO2 के सामने नहीं आएगा तो वहां पर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना ऑर्थो और पैरा के केस में बढ़ता है। समझ में बात आई? यानी ऑर्थो और पैरा होगा तो प्लस चार्ज एक बार NO2 के नजदीक आएगा तो NO2 क्या करेगा, उस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। लेकिन मेटा के केस में कभी भी ये यहां पर नहीं आएगा। इसीलिए जो है ओवरऑल देखा जाए तो ए की स्टेबिलिटी बाकी सारे कंपाउंड से ज्यादा है। अच्छा, थर्ड आ गया, -I इफेक्ट का ऑर्डर पता करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता रखा है कि -I इफेक्ट में जैसे NO2 सबसे ज्यादा, देन CN ये सब है, लेकिन हमारे पास समय क्या है, NH2 है और OR है और F है। तो बच्चों क्या करो, सीधा सीधा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका -I इफेक्ट जाएगा। तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और फिर N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा
देन OR, देन NH2। तो ये B और C, इसमें दो ऑप्शन सही है। यहाँ पर Nr2 दे रखा है, NH2 दे रखा है, दोनों की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सेम होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 2017 में पूछा गया है IUPAC नाम इस कंपाउंड का। ठीक है बच्चों। अच्छा, IUPAC नाम में प्रायोरिटी किस ग्रुप को देंगे? एल्डिहाइड ग्रुप को देंगे। तो 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो 6 कार्बन की तो चेन है, तो ये हेक्स हो जाएगा। और बच्चों 3 पर कीटो, 2 पर मिथाइल, तो 3 कीटो 2 मिथाइल। अच्छा, 3 कीटो 2 मिथाइल, ये भी 3 कीटो 2 मिथाइल। अच्छा, इसका मतलब B और C नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड 4 पर है, तो 4 इन और लास्ट में L, ये 1 का A विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो देखो सेकंड पर आ जाओ। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आप ढंग से सारे स्टेटमेंट को पढ़ोगे, ABC को पढ़ोगे, तो बच्चों देखो जो D ऑप्शन है वो उस पर ध्यान दो। देखो, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। बिल्कुल सही, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं। और बच्चों हमेशा जो है बॉन्ड वहां बनाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग ए इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो बाकी अगर ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें पूछा इलेक्ट्रोफाइल जो है केवल नेगेटिव चार्ज है, नहीं भाई न्यूट्रल भी होता है। इलेक्ट्रोफाइल केवल नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल भी होता है। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर पूछा है केवल न्यूट्रल है, भाई नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो डी विल बी एक परफेक्ट आंसर। विद रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन, which one of the following statement is true? एथेन का कन्फॉर्मर कैसे होता है बच्चों? एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, वो इस तरह से। तो एथेन ये इस तरह से बनता है ना, ये कन्फॉर्मर हो गया एथेन का। अच्छा, पूछा क्या है बच्चों? देखो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा है। तो ये बोल रहा है बॉन्ड एंगल सेम होता है लेकिन बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। गलत है। बॉन्ड एंड बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कन्फॉर्मर और एथेन में केवल ये एंगल चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। बाकी जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है और इस कार्बन, ये हाइड्रोजन और कार्बन जो बॉन्ड एंगल बना रहे वो भी सेम रहेगा। कभी भी ना तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा ना तो बॉन्ड चेंज होगी। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। समझे मेरी बात? अच्छा, फोर्थ पे आ जाओ। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन इज। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टेटमेंट आपके सामने है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर आप देखो सी स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, थोड़ा पढ़ लेना आप, है ना। ये पूछा है कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर बच्चों आप कीटोन को देखो इस तरह से, तो ये हाइड्रोजन निकल के यहां चला जाता है और ये डबल बॉन्ड निकल के यहां आ जाता है। तो CS2 डबल बॉन्ड C और ऊपर OH हो गया और CS3, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म। ठीक है, और कार्बोनिल कंपाउंड में वो जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टू गिव ए न्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म। तो सी विल बी परफेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ उसमें गलती दिख जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो फिफ्थ वाला आ जाओ। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन कार्बेनाइन, कार्बेनाइन है और ये बोल रहा कि किस ऑर्बिटल में है ये वाला। तो बच्चों इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो लोन पेयर होगा वो भी sp ऑर्बिटल में होगा। तो आंसर विल बी सी। 6. Which one of the following biphenols are optically active? अच्छा, मैंने आपको बोला था कि बाइफिनाइल्स के केस में ऑप्टिकली एक्टिव तभी होता है जब बाइफिनाइल की दोनों ऑर्थो पोजीशन पर कुछ न ग्रुप होंगे। तो देखो ये वाला बच्चों, देखो यहां पर भी ग्रुप होना चाहिए, 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 तो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी देखो एक तरफ होंगे एक तरफ नहीं होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑर्थो पर तो होने ही होने चाहिए,
यहां पर जो है एक ही साइड है, जबकि दोनों साइड होने चाहिए। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following molecules all are atoms are coplanar? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोप्लेनर मतलब दोनों रिंग या दोनों एटम या सारे के सारे एटम एक दूसरे से सेम प्लेन पर होंगे, सेम प्लेन, ठीक है, उनके बीच में जो है सेम प्लेन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर अगर हम देखें सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में जो है ये sp3 है, जबकि ये कार्बन sp है, तो दोनों का प्लेन कभी भी सेम नहीं हो सकता, और ये sp2 है। ठीक है, अच्छा देखो कंफ्यूज करता है बच्चों ये साइक्लोहेक्सेन। बच्चों साइक्लोहेक्सेन जो है ना चेयर एंड बोर्ड फॉर्म में एग्जिट करता है, और चेयर और बोर्ड फॉर्म में जो हाइड्रोजन है कभी भी सेम प्लेन में नहीं हो सकते हैं, तो बी और सी विल बी नॉट ए आंसर। तो बी सी डी तो होने वाला नहीं है, बचा कौन? ए। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि बेंजीन रिंग हमेशा क्या होती है? प्लेनर होती है, और बेंजीन रिंग अगर दो एक दूसरे से जुड़ी है तो ये भी प्लेनर होगी। जब तक कि इनके ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप हम अटैक न कर दे, तब जाके इनके बीच में रिपल्शन होगा और इनका प्लेन चेंज हो जाएगा। लेकिन दोनों बेंजीन रिंग विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन आर को प्लेनर विद ईच अदर। ठीक है, सबसे मुश्किल सवाल इस पेपर का, इन पायरोल, ये पायरोल है, ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस में होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है? पायरोल के रेजोनेंस बनाने हैं। रेजोनेंस कैसे बनेंगे? यहां से आप इलेक्ट्रॉन यहां सप्लाई करो और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां सप्लाई करो, तो नेक्स्ट जो रेजोनेंस बनेगा बच्चों वो बनेगा एन, और इधर एच, एन पे आ गया प्लस, इधर इधर माइनस और इधर। ठीक है, अगली बार क्या होगा? ये माइनस यहां जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ऐसा, देखो है ना, ये माइनस यहां चला गया और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और एक डबल बॉन्ड यहां था ही और एक ये वाला। ठीक है, अच्छा जो पहला स्ट्रक्चर बनाया मैं, इसको हम नाम देते 1, इसको हम नाम देंगे 2, इसको हम नाम देंगे 3। अब क्या बनेगा? वापस ये माइनस चार्ज मैंने यहां किया और ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहां चला गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया। तो कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूं? सारे के सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अच्छा अभी नहीं, अभी इसको यहां रखो फिलहाल, ये डबल बॉन्ड यहां। ठीक है, ये यहां रखो और हमारे पास एक बॉन्ड तो ऊपर था ही, ठीक है, और प्लस चार्ज इस पे लगा दो, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 4। अब ये यहाँ पे वापस और ये यहाँ वापस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इधर, और अब क्या हुआ? ये यहाँ चला गया माइनस, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पहले से था, ये प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये स्ट्रक्चर नंबर 5 हो गया। अब बच्चों 1 2 3 4 5 इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, इस तरह के, है ना। अच्छा अब आपको क्या दिख रहा है? किन जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? बच्चों जिनमें चार्ज नजदीक है उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जिनमें चार्ज दूर दूर है उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो अगर मैं 3 और 4 को देखूं तो ये ज्यादा स्टेबल है, 3 और 4 को देखो ज्यादा स्टेबल है, जबकि 2 एंड 5 कम स्टेबल है, क्योंकि 2 और 5 में जो है जो चार्ज का सेपरेशन है वो दूर दूर है, जबकि यहां पर जो है चार्ज देखो नजदीक है। तो जितना चार्ज नजदीक होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 3 और 4 है ना, और 3 और 4 में जो है किन नंबर पर माइनस चार्ज सबसे ज्यादा है? देखो अगर मैं इसको 3 और 4 मतलब 5 नंबर पर और 2 नंबर पर, एग्जैक्टली 2 एंड 5, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तो इन पायरोल 2 and 5 नंबर कार्बन एटम हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 स्ट्रक्चर इसके सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? अमंग द गिवन मॉलिक्यूल ऑन एग्जिबिट ट्यूटामेरिज्म। ट्यूटामेरिज्म कौन एग्जिबिट करेगा? ट्यूटामेरिज्म का ख्याल आते ही आपको क्या आना चाहिए? याद, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ट्यूटामेरिज्म शो करेगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ब्रिज टाइप के हैं, तो कभी भी ब्रिज वाला हाइड्रोजन यूज नहीं होता है।
तो यहां पर देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो एक हाइड्रोजन यहां पे होगा और एक हाइड्रोजन यहां पे होगा, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन बच्चों ये ब्रिज में है तो ये कभी भी यूज नहीं होगा। अच्छा यहां देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये ब्रिज में है, ये भी यूज नहीं होगा, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब ये देखो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ब्रिज में है तो ये यूज नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहां पर दो हाइड्रोजन है जो कि ब्रिज में नहीं है, तो ये दोनों के दोनों यूज हो सकते हैं ट्यूटामेरिज्म करने के लिए। तो केवल 3 स्ट्रक्चर ही ट्यूटामेरिज्म करेगा, बाकी 1 और 2 नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, इन SN1 रिएक्शन कैरल सेंटर देयर इज ए। तो SN1 में आपको मैंने बताया था रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। लेकिन बच्चों कभी भी 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है, तो बी वाला आंसर विल बी करेक्ट। इन्वर्जन देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन होने के लिए क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन मतलब कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिया है वही, और इन्वर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो बच्चों क्या होता है कि इन्वर्जन ज्यादा होता है और रिटेंशन कम होता है, तो रिटेंशन भी रहेगा और इन्वर्जन भी रहेगा, तो इसका मतलब दोनों टाइप के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। 11 पर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल। हाँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मैं पढ़ लो 1 बाय 1। न्यूक्लियोफाइल लीविस एसिड होते हैं, नहीं भाई, न्यूक्लियोफाइल तो लीविस बेस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तो ये आंसर हो गया। और भी देख लो, अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, हाँ भाई होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन क्यों सीकिंग करेंगे, पहले से इनके पास इलेक्ट्रॉन है, वो तो प्रोटॉन को सीक करेंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, बहुत इजी है। 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ द दिस कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और बच्चों लैक्टिक एसिड में एक कैरल कार्बन होता है, ये वाला है ना, और जब बच्चों एक कैरल कार्बन होता है तो उसके यानी दो आइसोमर बनेंगे और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो इनको आप ऐसे कर सकते हो, OH H CH3C OH, एक तो ये हुआ, और दूसरा बच्चों क्या होगा देखो, है ना, OH H CH3 और COH। तो बस एक कैरल सेंटर होने पे 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, और जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। तो आंसर हो जाएगा सी। अच्छा 13 आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, और इसमें बच्चों क्या पूछा है कि हाइपर कंजुगेशन किस में होगा, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए भी अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, यानी जो हमारा फ्री रेडिकल है वो फंक्शनल ग्रुप हो गया, और उसके चारों तरफ जो भी कार्बन जुड़े होंगे वो हमारे अल्फा कार्बन होंगे। तो ये भी अल्फा कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और ये भी अल्फा कार्बन, इस पर भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बच्चों ये तो हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा। यहां पर देखो सी है और तीनों फिनाइल है यानी बेंजीन है, तो तीनों में हाइड्रोजन तो होंगे नहीं। हाँ ये देखो ये वाला है यहां पर, लेकिन बच्चों यहां पर एक हाइड्रोजन है, यस, तो यहां पर एक हाइड्रोजन होने की वजह से, अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये हाइपर कंजुगेशन करेगा। अच्छा आप बोलोगे कि यहां पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन बच्चों ये ब्रिज हाइड्रोजन है, ये यूज नहीं होगा, तो ओनली 3 विल बी आंसर यानी सी। चलो 14 की तरफ आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट डिस्प्लेसमेंट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। अच्छा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना, तो बच्चों जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होती है तो हमारे पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर ऊपर दिया है ना, CH2Cl, ठीक है। अच्छा इसमें आप क्या करो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, उस एटम की तरफ जिस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कराओगे कि यहां शिफ्ट कराओगे। तो बच्चों देखो इस समय जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, तो ये वाला एरो करेक्ट होगा, ये वाला, तो ये वाला एरो करेक्ट
नहीं होगा, तो एक ही एरो आएगा इसमें, बस दो एरो नहीं आएंगे। तो ये देखो ये वाला एरो, जबकि इसको यहाँ आना चाहिए था, ये गलत दे दिया इन्होंने, यहाँ एटम की तरफ आना चाहिए, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, बाकी सब में बच्चों दो एरो दे रखे, देखो इसमें सीएल का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमेशा डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, यहाँ भी सीएल है, यहाँ भी सीएल है। ठीक है, यहाँ उल्टा दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। चलो 15 की तरफ आ जाओ। द इनोलिक फॉर्म ऑफ द इथाइल एसिटो एसिटेट एज बिलो हैज। ठीक है, अच्छा ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इसकी जो है सॉरी ये इसकी इनोल फॉर्म है और इसकी कीटो फॉर्म है ना, क्योंकि यहां पर OH है। तो ये बोल रहा है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड गिनने की जरूरत नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, केवल पाई बॉन्ड गिनो। ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब दो पाई बॉन्ड है। तो कहीं दिख रहा है दो पाई बॉन्ड, हाँ एक तो इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक इसमें भी दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने होने चाहिए? सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए बच्चों, कितने सारे सिग्मा बॉन्ड है? 3 तो यहीं पर है और इतने सारे हैं, तो 9 तो पॉसिबल है नहीं, यानी 18 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो अगर आप गिनोगे तो इजिली आपको 18 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड मिल जाएंगे। तो मतलब आप थोड़ा परसेप्शन लगा के कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो आप उन ऑप्शन को हटा दो जिनके ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा 16 में पूछा है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नॉट पाई बॉन्ड, ध्यान रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बी विल बी आंसर। 17 की तरफ आ जाओ। Which one of the following organic compound have same hybridization as it is combustion CO2 प्रोडक्ट? अच्छा हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अगर हम कंबशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है बच्चों? CO2NH2। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि CO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वही इस हाइड्रोकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? sp। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी जो है sp हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। तो अब देखो बच्चों इथाइन में सारे कार्बन जो है sp होते हैं, तो जब इसका हम कंबशन करेंगे CO2 भी sp बनेगा, यानी हाइड्रोकार्बन भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वैसे वहां आपने अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चलो यहां भी देख लेते हैं, है ना। अच्छा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी आप बात करोगे तो कार्बन के प्लस चार्ज को देखना होता है ना। ये हुआ कार्बन का प्लस चार्ज। अच्छा ये तो कीटोन है और बाकी सारे एल्डिहाइड है, तो कीटोन को तो रेस से हटा दो क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बजाय कीटोन से। अच्छा अब इन तीनों एल्डिहाइड को देखो, प्लस चार्ज किसके पास सबसे ज्यादा है? तो बच्चों देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, डोनेटिंग, तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो विड्रॉ करेगा तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, यानी बेंजल्डिहाइड से इसमें ज्यादा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा है, तो डी विल बी आंसर। ठीक है, तो क्लियर, आपको क्या देखना है? प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक, चलो 19 की तरफ आ जाओ। Which one of the following compound will undergo racemization when solution of KOH is hydrolyzed? अच्छा ये एल्किल हैलाइड का बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है ना, तो रेसिमाइजेशन यानी SN1 और इनवर्जन यानी SN2। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, रेसिमाइजेशन तभी होगा जब SN2 की थ्रू रिएक्शन होगी। और बच्चों SN1 के लिए या रेसिमाइजेशन होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, है ना। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा जो है रेसिमाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी वहां पर SN1 रिएक्शन होगी तो रेसिमाइजेशन होगा, सीधी सी बात है। तो आप सारे को कार्बोकैटायन देखो बच्चों, यहां पर यह है बेंजाइल कार्बोकैटायन, यहां पर जो है ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसको हटा दो, लेकिन बच्चों यहां पर कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करेगा, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी कार्बोकैटायन। और यहां पर अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये बताओ मुझे कौन कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल आपको दिख रहा है? ये वाला कार्बोकैटायन सी, ठीक है ना। तो सी में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से SN1 रिएक्शन होगी और रेसिमाइजेशन होगा।
बस। 20 पे आ जाओ। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ट्यूटामेरिक कंपाउंड, यहां पर ट्यूटामेरिज्म वाला कंसेप्ट दे रखा है और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है। 3 कंपाउंड हमारे पास है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। एक तो रिजोनेंस और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो है रिजोनेंस की कंडीशन आ रही है। देखो यहां पर इन दोनों डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से अल्टरनेट है, तो यहां पर कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक दूसरे से काफी दूर है, अल्टरनेट नहीं है, तो यहां पर कंजुगेशन नहीं है, यानी रिजोनेंस नहीं है। सबसे पहले हम फैक्टर डालेंगे रिजोनेंस और उसके बाद गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोनों होने चाहिए तभी जाके स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो देखो इस 3 वाले में रिजोनेंस भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 वाला। ठीक है, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, यानी बी विल बी आंसर, 20 का बी। ठीक, तो यहां पर मेन फैक्टर हमने देखा बच्चों कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन नहीं था, इसके इसीलिए स्टेबिलिटी कम हो गई। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 और पूछा है द बेंजाइल फ्री रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज। तो बच्चों केवल ये इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहा है कि कितने ऑर्बिटल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 6 p ऑर्बिटल है। ठीक है, और उन सब p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा मानते हैं ना आप, इस तरह से ये वाले 6 p ऑर्बिटल। और बच्चों CH2 की बात करें तो CH2 में भी एक जो है p ऑर्बिटल होता है जो बिल्कुल प्लेनर होता है इसके साथ, और इसमें भी जो है क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इसका मतलब 6 बेंजीन के p ऑर्बिटल हो गए और एक CH2 का p ऑर्बिटल होगा, तो टोटल हमारे पास 7 p ऑर्बिटल हो गए जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस बनाएंगे, तो एरोमेटिक तो बनाएंगे। तो 7 p ऑर्बिटल है, तो कहीं दिख रहा है 7 p ऑर्बिटल, ये 7 p ऑर्बिटल, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 7 ही इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, और सारे के सारे ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो इट विल बी एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, चलो 22 बहुत इजी है। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ये रहा भाई आइसोब्यूटाइल, आइसो मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3 और 4 बस। 23 पे आ जाओ। Which one of the following acid does not exhibit optical isomerism? बहुत इजी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड करेंगे जिनके पास कैरल कार्बन होगा, यानी वो कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर इन चारों का स्ट्रक्चर हम बनाएं, देखो लैक्टिक एसिड तो करता ही करता है, टार्ट्रिक एसिड भी करता है, अल्फा अमीनो एसिड भी करता है, लेकिन मैलिक एसिड नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। अच्छा मैलिक एसिड कैसे होता है, CH डबल बॉन्ड CH COOH एंड COOH, देयर इज नो कैरल कार्बन। बाकी सबके स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सब में कहीं ना कहीं कैरल कार्बन आपको मिल जाएगा। क्लियर, अच्छा बना के देख लेते हैं। चलो लैक्टिक एसिड बच्चों ऐसे होता है, देखो लैक्टिक एसिड इस तरह का। अच्छा अल्फा अमीनो एसिड कैसे होता है, इस तरह का अल्फा अमीनो एसिड, ये देखो यहाँ भी कैरल कार्बन है, यहाँ भी कैरल कार्बन है। ठीक है, और टार्ट्रिक एसिड तो आपको मालूम होगा ही होगा, ये OH, ये OH, ये H, ये H और दोनों तरफ COOH, दिस इज कॉल्ड टार्ट्रिक एसिड। तो सब में जो है कैरल कार्बन है, लेकिन मैलिक एसिड में कैरल कार्बन नहीं है। अच्छा 24 पे आ जाओ। विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ए 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, ये गलत है बच्चों, ब्रोमीन और डबल बॉन्ड में से हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो नंबर यहां से 1 2 3,
तो इसका नाम होना चाहिए 3 ब्रोमोप्रोपोनिन, न कि 1 ब्रोमोप्रोटोइन। तो ये ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा ये। बाकी सारे स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। देखो 4 ब्रोमो, तो यहां से नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यहां पर नंबरिंग कहां से शुरू होगा, यहां से 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल, एग्जैक्टली करेक्ट है। यहां पे नंबरिंग कहां से शुरू होगा, COOH से, 2 3 4 5, 4 ऑक्सो, एग्जैक्टली, ठीक है एकदम। अच्छा 25 पे आ जाओ, 25, ठीक है। 25 में क्या बोल रहा है बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, और आपके पास ABCD 4 एसिड दे रखे। सिंपल सी बात बच्चों, क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर देखो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है, तो A मतलब ट्राइक्लोरो एसिडिक है, CCl3COOH, ठीक है। अच्छा B क्या है, ट्राइफ्लोरो, CF3COOH, ठीक है। C क्या है, एसिडिक एसिड है, तो CH3COOH, ठीक है। और D क्या है, फॉर्मिक एसिड है, D फॉर्मिक एसिड है, HCOOH, ठीक। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से एसिडिटी बढ़ती है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है बचाए Cl के, तो B सबसे ज्यादा होगा और A उसके बाद आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और H इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, तो CH3 कम एसिडिक होगा और फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिड, BADC यानी A विल बी आंसर, ठीक है। 26 अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, एग्जैक्टली बच्चों ये ESR का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ESR को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ESR को घटा देते हैं। तो रिएक्टिव कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो बच्चों इन सबको आप बनाओगे तो देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है, COOH, पहले बना हुआ है ना, ऐसे नहीं चलेगा। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2, ठीक है। अच्छा टॉल्विन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है। अच्छा बेंजीन सिंपल बेंजीन है। तो बच्चों NO2 और COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी -R, दोनों का नेचर है -R। CH3 का नेचर है +H, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेंगे, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ESR के रेट को भी बढ़ाएंगे, आंसर विल बी C। बेंजीन करेगा लेकिन टॉल्विन से कम करेगा, ठीक है। 27 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ पूछा है। अच्छा इसमें सोचना क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कभी भी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा नहीं होता है, तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड कम होता है, यानी ये दो ऑप्शन तो काम से गए, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा दे रखा है, सिंगल बॉन्ड कम देखा, ये भी गलत हो गया, आंसर होगा D, ठीक है। अच्छा D क्यों होगा, देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 154 होती है, यहाँ पर O बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव आने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो यहाँ पर होगा 143, और डबल बॉन्ड आपको मालूम है 134, और CH सबसे कम होगा 109, ये सारे पिकोमीटर में। तो इस तरह लॉजिक से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 28 आ जाओ, दोबारा से IUPAC नाम आ गया भाई, ठीक है। अच्छा क्या करोगे, IUPAC नाम डबल बॉन्ड से शुरू करना है बच्चों, है ना, डबल बॉन्ड से शुरू करना है और लॉन्ग चेन पकड़नी है विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिए, ठीक है। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन ऐसे यहां मत जाना, ये आ जाएगा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा 3 पे प्रोपाइल है, ये देखो ना 3 पे प्रोपाइल है यानी P, और 4 पे इथाइल है यानी E, तो पहले E आ जाएगा। तो 4 इथाइल का कहीं है लिखा हुआ, ये रहा भाई D, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, और एक पे डबल बॉन्ड है, आंसर हो जाएगा D। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, ये दोबारा वही आ गया बच्चों ESR, ठीक है। तो चेक करो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है। अच्छा सब में CH3 कॉमन है, तो CH3 को मत देखना है ना, इस ग्रुप को देखो, ये वाला बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है यानी +R, ये वाला भी +R है, ये वाला जो है ये मिथाइल है ना, तो इसका मतलब जो है ये +H इधर करेंगे, है ना, और ये भी +R है, सारे +R है।
अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि प्लस आर का ऑर्डर क्या है, तो बच्चों सबसे ज्यादा प्लस आर होता है OH का, अगर इन सब में देखा जाए तो। वैसे NH2 का होता है, लेकिन NH2 के बाद किसका नंबर आता है? OH का नंबर आता है। तो OH जो है जुड़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस वजह से ESR रेट सबसे ज्यादा होगा। तो 29 का आ जाएगा बच्चों ए। सेम टू सेम 30 वाला क्वेश्चन भी है, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो ESR पूछ रहा है, ESR, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक ही क्वेश्चन था मुझे लगता है ना, हाँ, लेकिन अलग अलग ईयर में पूछा गया, ये आंसर हो जाएगा। 31, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, ये सारे के सारे एल्किल हैलाइड है और इनमें आपको जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट पता करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एरोमेटिक और एलिफेटिक हो तो एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होंगे बजाय एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में भी रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो सबसे पहले 1 और 2 को देखें, दोनों एरोमेटिक है, और 3 और 4 को देखें, दोनों एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक पहले लिखना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है वो SN1 भी होती है और SN2 भी होती है। तो बच्चों जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो 3 में देखो, ये कार्बोकैटायन टर्सरी है, अगर इसको हटा दो, ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा रिएक्टिव होता है बजाय सेकेंडरी कार्बोकैटायन के। तो 3 पहले आ गया, चलो 3 को लिखो, देन उसके बाद 4 को लिखो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में देखो NO2 जुड़ा है, तो विड्रॉइंग नेचर है, तो न्यूक्लियोफिलिक के अटैक को इजी करेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो 2 पहले आ गया और 1 सबसे लास्ट में आ गया। तो 3 4 2 1, कहीं देख रहा है 3 4 2 1 रेट, हाँ ये रहा 3 4 2 1, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये तो मैंने डिक्रीजिंग लिखा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा, हाँ। तो 31 का हो जाएगा ए। 32, Which one of the following compounds has most acidic, एसिडिक पूछ रहा है, मोस्ट एसिडिक, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा? अच्छा, यहां पर देखो बच्चों, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, सिंपल सी बात है। तो A, C और D 3 अल्कोहल है और B फिनॉल है, तो सीधी सी बात है फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है बजाय अल्कोहल के, कुछ सोचना ही नहीं है। तो B विल बी आंसर। 33 पे आ जाओ, Which one of the following compound will exhibit cis trans यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड होना चाहिए। ब्यूटेनॉल में डबल बॉन्ड नहीं होता है और ब्यूटाइन में भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो बी और सी तो गए काम से। ब्यूट टू इन और उसके बाद है ब्यूट टू ब्यूटेनॉल, तो देख लेते हैं। ब्यूट टू इन मतलब ये वाला, तो ये करेगा, यस, तो ए विल बी आंसर। अच्छा, डी को देख लेते, ब्यूट इनॉल टू ब्यूटिनॉल, तो 1 2 3 4, यहां ये भी करेगा एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि कंडीशन तो मेंटेन हो ही रही है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए और डी, 2 आंसर है इसके। शायद हो सकता है कि डी ऑप्शन कुछ और लिखना चाह रहे हो, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉल लिखना चाह रहे हो, लेकिन यहां पर इन लिखा है उन्होंने, तो इसलिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में होते हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो यहां से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 4, तो ब्यूट हो जाएगा। अच्छा, इन और आइन में बच्चों इन पहले लिखेंगे और आइन बाद में लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, यस, 34 का डी, ठीक है। 35, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, बहुत इजी है वैसे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? C2 C3 C5, C2 का ये वाला, ये बच्चों क्या होना चाहिए? sp, 3 का sp3, अच्छा 5 का पूछा है, 5 का डबल बॉन्ड है तो sp2, और 6 का होगा सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ठीक है। तो sp sp3 sp2 का sp sp3 sp2 sp3, a विल बी आंसर, 35 का a। 36, Which one of the following reaction is example of nucleophilic substitution? सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, लेकिन बच्चों एल्किल हैलाइड में भी
आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो बच्चों ये देखो फर्स्ट वाली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो यहां पर OH एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है जो X को निकाल देगा और उसकी जगह में आ जाएगा। देखो हो गया, इसी तरह पहचाननी है ना। 37 हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। स्टीरियो आइसोमर चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो चाहे वो ऑप्टिकल हो, दोनों पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, अब करना क्या, देखो एक डबल बॉन्ड आने की वजह से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं सिस और ट्रांस। और बच्चों यहां पर देखो एक कैरल कार्बन है, ये वाला कैरल कार्बन है, तो एक कैरल कार्बन आने की वजह से दो ऑप्टिकल एक्टिव बनते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड और एक कैरल कार्बन है, तो इसका मतलब चार ऑप्टिकल आइसोमर चार स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ठीक है, दो ऑप्टिकल और दो ज्योमेट्रिकल, टोटल आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 38 में आ जाओ। द हाइड्रो का, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है भाई, बहुत इजी है ना। किसका पूछ रहा है, 1, 3 and 5, ये तो आपको आता ही होगा। 1 का sp, 3 का sp3 और 5 का sp2। ठीक है, तो 1, 3, 5 यानी sp sp3 sp2 sp sp3 sp2 b विल बी आंसर। 39 पे आ जाओ। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन द फॉलोइंग। अच्छा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, और जैसा मैंने आपको बोला था कि कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, दूसरा है बच्चों R2C डबल बॉन्ड CH माइनस, और तीसरा तो इसने बेंजीन ही दे दी है ना, ये वाला ऐसा। ठीक है, और चौथा बच्चों इसने दे दिया ये देखो R3 वाला है ना। अच्छा अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखूं तो बच्चों कार्बन आयन के साथ सीधे इसमें sp कार्बन जुड़ा है, इसमें sp2 कार्बन जुड़ा है, और इसमें भी sp2 कार्बन जुड़ा है दोनों साइड से। और आपको मालूम होना चाहिए इस 4 वाले में ये जो कार्बन है ये sp3 है। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा, ध्यान रखिए, है ना। तो बच्चों अगर मैं sp sp2 और sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखूं तो sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बजाय sp2 से sp3 से, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी इन सब में सबसे ज्यादा होगी, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया पहला ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पर बच्चों दो डबल बॉन्ड जुड़े हैं, तो दो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है बजाय सिंगल डबल बॉन्ड के, तो इसीलिए जो है सेकंड नंबर पर आ गया बेंजीन वाला फ्री रेडिकल, बेंजीन वाला कार्बन आयन, और थर्ड नंबर पर आ गया हमारा ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन आयन। फोर्थ नंबर सबसे कम होगा क्योंकि फोर्थ नंबर पर जो है sp3 है, तो sp3 के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे कम है। 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है 1 2 3 4, या ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो 40 बेस स्ट्रेंथ ऑफ, और सब माइनस चार्ज है, तो जब बच्चों माइनस चार्ज यानी कार्बन आयन का बेसिक नेचर पूछा जाएगा तो आपको यह देखना है कि जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा, जितना ज्यादा माइनस चार्ज। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो है ये sp है और बच्चों ये sp2 है और यहां पर ये sp3 है एग्जैक्टली। तो माइनस चार्ज सबसे कम किसमें है, इसमें, क्योंकि sp ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो स्टेबिलिटी और जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ है वो जस्ट अपोजिट है इस समय। ठीक है, तो पहला वाला ज्यादा बेसिक है, उसके बाद दूसरा वाला और उसके बाद तीसरा वाला। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी डी आंसर हो जाएगा। 41 में देखो बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, अगेन ये ESR को पूछ रहा है कि रेट ऑफ ESR। तो बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो ESR को बढ़ा देगा, सीधी सी बात है।
तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -I, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -R, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लेकिन बच्चों इससे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है? OH वाला। तो इसीलिए बी हमेशा ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा। 42 द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अगेन वही वैसा ही क्वेश्चन आएगा। देखो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल एंड टॉल्विन। तो क्लोरोबेंजीन तो जो है विड्रॉ करेगा क्योंकि Cl जुड़ा है, और बेंजीन से ज्यादा होंगे डोनेटिंग वाले टॉल्विन और फिनॉल। और टॉल्विन और फिनॉल में से बच्चों कौन सा सबसे ज्यादा होगा? फिनॉल। तो सबसे पहले आएगा बच्चों फिनॉल, देन टॉल्विन। तो फिनॉल का नंबर है 4, देन टॉल्विन है 2, और उसके बाद आएगा 1 बेंजीन, और लास्ट में आएगा 3 क्लोरोबेंजीन। या डी विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी। ठीक है, समझ में बात आ रही है? जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो क्लोरोबेंजीन भले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है लेकिन बच्चों ये स्ट्रॉन्ग -I करता है, और ये क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है बाय विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 43, और ये पूछा है कि हैज ए कैरल सेंटर, एक कैरल सेंटर है इसमें, तो इसका जो आर कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है? ठीक है बच्चों, चलो आपको आर कॉन्फ़िगरेशन पता करना है। सबसे पहले इस कैरल सेंटर से जुड़े हुए कार्बन को आप नंबर दोगे, तो Cl को पहला नंबर मिलेगा, C2H5 को दूसरा नंबर मिलेगा, इसको तीसरा मिलेगा, और ऑब्वियसली H को चौथा मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, अब एरो मारो। आप एरो 1 से लेकर 2 और 3 की तरफ इस तरह एरो आ रहा है। ये रोटेशन बच्चों कौन सा है? S। ठीक है, और H का है बिलो द प्लेन है, यानी बॉटम पर है। तो अगर S जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो बॉटम पर होता है, तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होगा। अच्छा यहां देखो, ये ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, ये बच्चों इस समय राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन H बच्चों कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो मैंने आपको बोला था कि H अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा सही होगा, तो ये भी ऐसे। अच्छा यहां देखो 1 2 3 और H बॉटम पे है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो एकदम करेक्ट होगा। तो बच्चों ये R है, तो आंसर हो जाएगा C। अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं, ये इधर आएगा, अगेन ये R आ रहा है लेकिन H हॉरिजॉन्टल पे है, तो S होगा। तो C विल बी करेक्ट आंसर। 44 if there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent though to be chiral it mean that, यानी ये बोल रहा है कि कोई कंपाउंड है जो कि पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसके पास कैरल सेंटर है, यानी कैरल कार्बन है, तो उसको अब क्या बोलेंगे? दैट्स फाइनल, इट विल बी मीजो, 100% मीजो। बच्चों मीजो कंपाउंड क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना मीजो में, आपको पता होगा, ऐसा ऐसा और ये, ठीक है, और ऊपर CH3 और ऊपर CH3। ठीक है, मीजो जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, भले ही इसमें कैरल कार्बन है, क्योंकि बच्चों कैरल कार्बन होने से कुछ नहीं होता है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, जबकि मीजो में सिमेट्री होती है। 45 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन। यार सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाला sp sp2 sp3, बहुत इजी। 46 ठीक है। अच्छा आईपीएससी नाम पूछा है, तो बच्चों देखो एसिड क्लोराइड है, COCl है, तो यहां से नंबर शुरू होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 2 3 डाइमिथाइल, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटोइल क्लोराइड। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल यही है, डी 46 का डी। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरल। कैरल मतलब आपको क्या ढूंढना है, वो के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होंगे, तो भाई स्ट्रक्चर बना लो, ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल, ये 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन टू ऑल, ये तो कैरल लग रहा है मेरे को, है ना? ये आंसर नहीं होगा, ये कैरल है। 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन, 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन यानी 5 कार्बन, तो Br एंड Br, ये भी कैरल कार्बन है, ये भी कैरल है, ये भी कैरल है। 3 ब्रोमोपेंटेन, अच्छा 3 ब्रोमोपेंटेन शायद मुझे लग रहा नहीं होगा, हाँ ये देखो ये और ये सेम आ गया, तो ये कैरल कार्बन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी।
ठीक है। 48 में वही पूछा है कि आईयूपीएससी इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला वाला, तो नंबर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी सही है। यहाँ पर बच्चों क्या होगा 1 2 3 4, और ये ऊपर नीचे रहेंगे ना ऐसे, CH3 और CH3 5, तो 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, ये भी सही है। इसको चेक करो 1 2 3 4, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये भी सही है। ये गलत होने वाला है, सिंपल सी बात है। अब देखो इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पहले इथाइल आएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल, इसने गलत कर दिया। देखो इथाइल पहले आना चाहिए, मिथाइल बाद में आना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 49। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए भाई आप लोगों के लिए, है ना। 49, द केरालिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आर है, एस है, जेड है और ई है। जेड और ई तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों अब पहले नंबर दो इसको ना, ये बी आर को 1 नंबर देंगे, क्लोरीन को 2 नंबर देंगे और इसको 3 नंबर देंगे, तो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। एच बच्चों बिलो द प्लेन है, देखो एच डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो एच जो है बिलो द प्लेन है, और जो एंगल आता है वही एंगल सही होता है अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, तो यानी इसका मतलब ये आर है, आंसर हो जाएगा ए। 50, which of the following pairs represent stereoisomerism? स्टीरियोआइसोमेरिज्म के अंदर बच्चों ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आती है, तो डी विल बी आंसर। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल बोथ आर स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज स्ट्रक्चरल ये उसके अंदर नहीं आती है स्टीरियो के अंदर। 51, which among the following is the most stable कार्बोकेटाइन? टर्सरी, सिंपल सी बात है, कुछ पूछना ही नहीं है ना। टर्सरी ज्यादा होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, मिथाइल सबसे कम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मेथिन, ठीक है। और ये पूछ रहा कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बेंजीन पर एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब आप यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाओगे तो ऑर्थो पैरा मेटा के हिसाब से 3 बनेंगे, ऑर्थो मेटा एंड पैरा 3 इसके, और बच्चों सेम वही 3 इसके भी बनेंगे, और एक बच्चों यहां पर लगाने से बनेगा एग्जैक्टली। तो टोटल यानी हम ये देखेंगे कि तो टोटल कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो 4 टाइप के हाइड्रोजन यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल इसके जो है 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। 53, which one of the following is the least reactive in a nucleophilic substitution reaction? least reactive, तो बच्चों ये देखो टर्सरी है, ये तो बहुत अच्छा होगा, ये प्राइमरी है, ये भी करता है, ये एलाइल है, ये भी करता है, लेकिन बच्चों विनाइल नहीं करता है। Cl को हटा दो और यहां पर आप प्लस चार्ज लगा दो, तो ये विनाइल कार्बोकेटाइन है, ये सबसे कम स्टेबल होता है, इसीलिए जो है विनाइल कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा चलो इस पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर एनेंशियोमर्स? और एनेंशियोमर बच्चों कौन होते हैं? जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो सारे कंपाउंड को चेक करो, ये देखो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों देखो बच्चों एग्जैक्ट मिरर इमेज है। सी वाला ऑप्शन देखो एग्जैक्टली मिरर इमेज है ना, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो सी विल बी आंसर। तो मिरर इमेज ही एक दूसरे के एनेंशियोमर कहलाती है, ठीक है बच्चों। चलो तो ये तो हमारे पास जीओसी काफी बड़ा हो गया, काफी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।